नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट टॉपिक पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है लेंस। यानी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। लेंस हम कहते किसे हैं, लेंस होता क्या है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और लेंस से संबंधित उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष के लिए आप कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अभिसारी लेंस हम किसे कहते हैं, अपसारी लेंस हम किसे कहते हैं। उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। जहां जहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए, आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, वो है आपका लेंस। यानी कि लेंस हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंस होता क्या है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपको बताया गया है कि दो गोलीय अथवा एक गोलीय एवं एक समतल अपवर्तक सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब स्टूडेंट्स, या तो दो गोलीय अपवर्तक सतह होंगे या फिर एक गोलीय और एक समतल अपवर्तक सतह होगा, और इनको मिलाकर अगर हम एक पारदर्शी माध्यम का निर्माण करते हैं, यानी ऐसा मीडियम जिसके आप दोनों तरफ देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, तो उसी को ही हम लेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप दो गोलीय अपवर्तक सतह को मिलाकर एक पारदर्शी माध्यम का निर्माण करते हैं तो उसको लेंस कहते हैं, या फिर आप एक गोलीय और एक समतल अपवर्तक सतह से मिलकर एक पारदर्शी माध्यम का निर्माण करते हैं तो उसको लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। आप कौन कौन से वो लेंस के प्रकार है उनको भी जानते हैं। तो इसमें पहला होता है आपका स्टूडेंट्स उत्तल लेंस, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। यानी उत्तल लेंस हम इसको हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से जो दूसरा टाइप है लेंस का, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉनकेव लेंस। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लेंस को जान पाए। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हम किसे कहते हैं और कॉनकेव लेंस हम किसे कहते हैं, इनको भी जानेंगे। इनके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स है जहां से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो उत्तल लेंस स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। लेंस तो दो प्रकार के होते हैं वो हमें पता है, लेकिन उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है। तो दो गोलीय सतहों एवं एक गोलीय व एक समतल सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। यानी कि स्टूडेंट्स, लेंस के बारे में तो आप जान चुके हैं कि या तो दो गोलीय सतह होंगे या फिर एक गोलीय और एक समतल सतह होगा, और इनको मिलाकर एक पारदर्शी माध्यम का निर्माण किया जाएगा, उनको हम लेंस कहते हैं। लेकिन उसमें जो उत्तल लेंस होगा उसकी खास बात यह होगी कि वो किनारों पर पतला होता है, यानी कि जो किनारे होते हैं उसमें पतले होते हैं और बीच में जो है वो मोटे होते हैं। तो ऐसा माध्यम जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उनको हम कहते हैं उत्तल लेंस। उम्मीद करता हूं कि उत्तल लेंस को आप समझ पाए। लेंस आप जानते हैं, लेकिन अगर कोई लेंस आप देखते हैं जो बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, तो आप बताएंगे कि उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तल लेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उत्तल लेंस के तीन प्रकार है उनको देखिए। तो सबसे पहला जो आपका उत्तल लेंस का प्रकार है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं उभय उत्तल लेंस, यानी कि ये आपका उभय उत्तल लेंस का डायग्राम है। दूसरा जो है स्टूडेंट्स वो है आपका समतल उत्तल लेंस, और जो तीसरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये है आपका अवतल उत्तल लेंस। यानी अवतल उत्तल लेंस का मतलब होता है एक इसमें अवतल है, दूसरा उत्तल है। समतल उत्तल का मतलब होता है एक इसमें समतल है और दूसरा उत्तल है। और पहला जो है उभय उत्तल, इसमें दोनों के दोनों आपके क्या हैं, उत्तल। यानी कि स्टूडेंट्स, उत्तल, अवतल और समतल, इन शब्दों को आप पहले भी जानते हैं, क्योंकि लाइट टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको दर्पण पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया था प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से कैसे होता है, अवतल दर्पण से कैसे होता है और उत्तल दर्पण से कैसे होता है, ये सभी चीजें आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। एक साइड आपका होता है पॉलिश्ड और दूसरा साइड होता है आपका समतल, तो इसलिए हम इसको कहते हैं समतल दर्पण। अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें, मान लीजिए कि कुछ डायग्राम इस
तरीके से होते हैं, जिसका ये वाला साइड पॉलिश्ड होता है और एक साइड आपका वैसे ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण क्योंकि अंदर धंसा हुआ है, तो अव अगर आ जाए, अव का मतलब होता है धंसा हुआ, इसका मतलब अवतल दर्पण। और अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, उत्तल, अवतल और समतल दर्पण के बारे में मैंने आपको दर्पण के अंतर्गत बता रखा है कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो यहीं पर वही कॉन्सेप्ट है, मतलब अब की बार 2 दर्पण हैं, चाहे दोनों गोलीय होंगे यानी दोनों उत्तल दर्पण होंगे, या एक उत्तल होगा और एक समतल होगा, या फिर एक उत्तल और एक अवतल होगा, और उन दर्पणों से मिलाकर यानी कि उन दर्पणों से मिलाकर एक पारदर्शी माध्यम का निर्माण करते हैं जिसके दोनों तरफ देखे जाते हैं। दर्पण में तो सिर्फ आप एक ही तरफ देख सकते हैं, लेकिन लेंस में आप दोनों ही तरफ देख सकते हैं। इस प्रकार की अगर आकृति का निर्माण किया जाता है तो उसको हम लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जो आपके लेंस होते हैं यानी कि उत्तल लेंस होते हैं, पहली बात तो यह है कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार जो है उसमें सबसे पहला है आपका उभय उत्तल। उभय उत्तल का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसमें दोनों ही साइड उत्तल है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपका एक उत्तल दर्पण है एक साइड, और ये दूसरा साइड भी उत्तल दर्पण है, और जब दोनों उत्तल दर्पणों को मिलाकर हम एक आकृति का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेंस, और इस लेंस को हम बोलते हैं उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल का मतलब इसके दोनों ही सिरे क्या है, उत्तल दर्पणों से मिलकर बना है, तो इसको उभय उत्तल लेंस कहा जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका समतल उत्तल। समतल उत्तल का मतलब आप समझ सकते हैं, इसका ये वाला जो सिरा है वो समतल है और जो दूसरा वाला सिरा है वो आपका उत्तल है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं समतल उत्तल, यानी उत्तल लेंस का ये दूसरा टाइप है। और इसी तरीके से जो तीसरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका अवतल उत्तल। अवतल उत्तल का मतलब है कि एक तरफ तो इसका अवतल दर्पण लगा हुआ है और दूसरा साइड आपका है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से मिलकर जो लेंस बना है उसको हम कहते हैं अवतल उत्तल लेंस। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा सिंपल है कि उत्तल लेंस ऐसे लेंस जो बीच में मोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस लेंस में बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। तो ऐसे लेंस जो 2 गोलीय सतहों से मिलकर एक पारदर्शी माध्यम का निर्माण करते हैं, या फिर एक गोलीय और एक समतल सतह से मिलकर एक पारदर्शी माध्यम का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक, अब यहाँ पर अगर दोनों ही साइड आपके गोलीय सतह और दोनों ही उत्तल दर्पणों से मिलकर बना है तो उसको हम बोलेंगे उभय उत्तल लेंस। और अगर एक साइड समतल और दूसरा साइड उत्तल दर्पण से मिलकर बना है तो उसको हम बोलेंगे समतल उत्तल। और अगर एक साइड अवतल और दूसरा साइड उत्तल से मिलकर बना है तो उसको हम बोलेंगे अवतल उत्तल। तो उम्मीद करता हूं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं इसको आप जान पाएं, और उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं इनको भी जान पाएं। अब स्टूडेंट्स, एक पॉइंट्स आप इस फर्स्ट वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रेज जो है इस लेंस पर आपतित कराया जाता है और इन लेंसों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। यानी कि इस डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश के स्रोत है जो अलग अलग माध्यम से आते हैं और उनको एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। तो जब प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। इस कंडीशंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। यानी अभिसारी का मतलब होता है कि एक जगह केंद्रित करना। तो जब प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, एक पॉइंट पर केंद्रित किया जाता है, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं, उसके लिए जो लेंस प्रयोग किया जाता है उस प्रकार के लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। मतलब वो एक जगह केंद्रित करते हैं चीज़ों को। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अभिसारी लेंस है, और ऑप्शन में रहेगा उत्तल लेंस, दूसरा रहेगा अवतल लेंस, तीसरा रहेगा आपका समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस एकमात्र लेंस है जो अभिसारी लेंस होता है, क्योंकि वो प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और अगर वो डेप्थ से क्वेश्चंस बनाएगा तो वो इस तरीके से बना सकता है कि निम्नलिखित में से अभिसारी लेंस है, और ऑप्शन में रखेगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभय उत्तल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, अगर उत्तल लेंस की भी बात करें तो दोनों ही सतह उसके उत्तल होने चाहिए, यानी कि वो उभय उत्तल लेंस की बात कर रहा है, क्योंकि उभय उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो अभिसारी लेंस का कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। यानी कि देखिए, उत्तल लेंस यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि अभिसारी लेंस है,
कौन सा निम्न में से? तो उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना। जैसे कि आप इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश के स्रोत है जो विभिन्न माध्यम से प्रकाश इस लेंस पर आपतित कराए गए हैं और इस प्रकाश को वो एक जगह केंद्रित करता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो गुण होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस में होते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करते हैं? प्रकाश को एक जगह केंद्रित करते हैं। इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अभिसारी लेंस है, और ऑप्शन में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप बताएंगे कि उत्तल लेंस एकमात्र लेंस होता है जो अभिसारी होता है, जो प्रकाश को या किसी भी चीज को एक जगह केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बताएंगे कि अभिसारी लेंस होता है आपका उत्तल लेंस, क्योंकि प्रकाश को वो एक जगह केंद्रित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि उत्तल लेंस के सभी पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स अवतल लेंस, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, यानी अवतल लेंस क्या होते हैं? तो अव का मतलब मैंने दर्पण में ही बताया था। जहां पर भी अव शब्द दिखे आपको तो आपको बताना है कि धसा हुआ, यानी अवतल लेंस कहीं ना कहीं अंदर की ओर धसा हुआ होता है। तो चलिए समझते हैं कि अवतल लेंस हम किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि दो गोलीय अथवा एक गोलीय व एक समतल सतह, स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, दो गोलीय अथवा एक गोलीय व एक समतल सतहों के बीच घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। यानी किनारों पर मोटा होता है, ये किनारों पर कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, और बीच में कैसे होते हैं? पतले होते हैं। अगर कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम आपको दिखे जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल सतह के बीच घिरा हुआ है, जो किनारों पर तो मोटा है और बीच में पतला है, उसको हम कहते हैं अवतल लेंस। यानी सीधा सीधा उत्तल लेंस का अपोजिट होता है। उत्तल लेंस जो है वो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, लेकिन ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अवतल लेंस। उम्मीद करता हूं कि अवतल लेंस को भी आप समझ पाएं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कि अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये भी आपके 3 ही टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम फर्स्ट में देख रहे हैं, उभय अवतल। उभय अवतल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इसके दोनों सिरे, इस सिरे में भी अवतल दर्पण लगा हुआ है और इसका दूसरा साइड ये है, दोनों ही तरफ आपके अवतल दर्पण लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है उभय अवतल लेंस। यानी कि ये एक तरीके से उभय अवतल लेंस है। और आप देख पा रहे हैं कि ये बीच में क्या होता है? बिल्कुल पतला होता है और किनारों पर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो ऐसे लेंस जो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके उभय अवतल लेंस, दूसरा होता है आपका समतल अवतल लेंस, और तीसरा होता है आपका उत्तला अवतल लेंस। यानी समतल अवतल का मतलब स्टूडेंट सीधा सीधा वही है कि एक तरफ तो आपका समतल है और दूसरा साइड जो है वो आपका अवतल है। तो समतल और अवतल मिलकर बनाएंगे समतल अवतल लेंस। और ये तीसरा जो टाइप है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं उत्तला अवतल। मतलब एक तरफ तो आपके होते हैं उत्तल, ये साइड आपका है उत्तल और दूसरा साइड है आपका अवतल, तो इससे बनता है उत्तला अवतल लेंस। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसे लेंस जो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं उनको हम अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उभय अवतल लेंस, दूसरा होता है समतल अवतल लेंस और तीसरा होता है उत्तला अवतल लेंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपके अवतल लेंस का है कि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अवतल लेंस कैसा लेंस है या निम्नलिखित में से अपसारी लेंस कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो अवतल लेंस है वो एक प्रकार से अपसारी लेंस होता है। अब अपसारी लेंस कैसे होता है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास एक अवतल लेंस है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं? अवतल है, तो इसको हम बोलते हैं उभय अवतल। तो उभय अवतल में क्या होता है कि ये प्रकाश के स्रोत है, यानी कि यहाँ से आपके प्रकाश जो है इस लेंस पर आपतित कराया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश को ये डाइवर्ट कर रहा है, यानी कि ये फैला रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का कार्य होता है प्रकाश को फैलाना और अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश को इकट्ठा करना। तो इसीलिए दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अवतल के केस में देखें या उत्तल के केस में, क्योंकि
उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो अभिसारी लेंस होता है क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह केंद्रित करते हैं, लेकिन अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो अपसारी लेंस होता है, यानी कि प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए दोनों ही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसको हम अपसारी लेंस कहते हैं और किसको अभिसारी लेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स लेंस सूत्र है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, यानी सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से लेंस सूत्र बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस सूत्र क्या होते हैं तो आप बताएंगे लेंस सूत्र बराबर होता है 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से लेंस का सूत्र क्या है या लेंस सूत्र बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऑप्शन देखेंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो v होता है स्मॉल v, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब का मतलब यह है कि जो इमेज आपका बनता है उसकी दूरी को हम बोलते हैं v। और अगर हम बात करें u की तो स्मॉल u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी लेंस से कितनी दूर है वो आपका है आपका u। और एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं f, जिसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि जहां पर आपका फोकस बनता है। तो लेंस सूत्र में तीन ही पॉइंट आते हैं 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, यहाँ से सिंपल से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। किसी लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु की दूरी किसी लेंस से, मान लीजिए कि आपके पास कोई लेंस है और उस लेंस से मान लीजिए कि ये वस्तु है, तो इस लेंस से जो दूरी है ये आपकी वस्तु की दूरी है जिसे हम देंगे 10 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से इसका जो इमेज बनता है, मान लीजिए कि इसका इमेज आपका यहाँ पर बनता है, तो ये लेंस की दूरी है, यानी लेंस की वस्तु से दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इमेज की दूरी भी आपका जो है 5 सेंटीमीटर मानकर चलिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका फोकस दूरी बताइए, यानी कि इसका फोकस कहाँ पर बनेगा। तो सीधा सीधा इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सवाल न्यूमेरिकल के फॉर्म में बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसका लेंस फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे लेंस फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि इसका फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। और अगर न्यूमेरिकल बनता है स्टूडेंट तो इसमें से कोई भी दो चीज आपको गिवन होंगे। जैसे मान लीजिए कि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि कोई वस्तु है जो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको u दिया है कि वो 10 सेंटीमीटर है और उसका जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो उसकी इमेज है वो आपके 5 सेंटीमीटर, यानी कि v आपका है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि इसका जो फोकस दूरी, इसमें फॉर्मूला रखेंगे यानी 1/v, तो 1/v का मान तो 1/5 है और 1/u यानी 1/u का मान 1/10 है और बराबर है आपका f। इसको सॉल्व करेंगे 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, माइनस 10 को 10 से करेंगे तो आएगा 1, तो 1/10 आएगा, यानी 1/10 बराबर 1/f है। तो सीधा सीधा f का मान भी आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। ध्यान रखेंगे लेंस सूत्र जो होता है वो होता है आपका 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। और इसमें तीन चीज़ें हैं, तो तीन चीज़ों में कोई भी दो चीज़ें आपको दिया हुआ रहेगा और एक चीज़ आपसे यहाँ से पूछ लेंगे। हो सकता है कि आपको प्रतिबिंब की दूरी दी हो यानी v दिया हो और फोकस दूरी f दिया हो और आपसे वस्तु की दूरी पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि आपको वस्तु की दूरी देकर फोकस दूरी देकर आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ लिया जाए, या फिर आपको प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी देकर फोकस दूरी। तीनों में से कोई भी दो चीज़ें गिवन होंगे और एक चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। और ऐसे न्यूमेरिकल को आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। तो फॉर्मूला भी ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं, और मोस्टली चांसेस है कि आपको सीधे सीधे इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखेंगे लेंस का क्या सूत्र होता है। उम्मीद करता हूं कि लेंस के सूत्र को आप समझ पाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बताऊंगा आपको कि लेंस का सूत्र तो आपको पता चल चुका है, लेकिन आपसे दर्पण का सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है।
तो अगर आपसे कभी भी दर्पण का सूत्र पूछे तो आप बताएंगे कि 1/v, यहाँ पर जो माइनस का फॉर्मूला है माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, तो ये आपका बन जाएगा दर्पण का सूत्र। यानी दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो लेंस सूत्र और दर्पण के सूत्र में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दर्पण के सूत्र को भी ध्यान रख पाएंगे। अगर आपसे डायरेक्टली दर्पण का सूत्र पूछ लिया जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें भी प्रतिबिंब की दूरी आपका v होता है, वस्तु की दूरी आपका u होता है और फोकस दूरी आपका f होता है। तो यहाँ से भी अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो आपको फिर प्लस वाला न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज करना है, और अगर लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनता है तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंट को भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स रेखीय आवर्धन। यानी रेखीय आवर्धन हम किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेखीय आवर्धन हम किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि रेखीय आवर्धन हम किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो आपकी इमेज की लंबाई है और जो आपकी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई है, इनकी लंबाइयों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I और बटे में वस्तु की लंबाई O। तो सीधा सीधा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन। और जो आपकी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है इसको हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी जो वस्तु की लंबाई है उसको हम h1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि पहले वस्तु रखेंगे तभी आपकी इमेज बनेगी, तो इसको h1 से डिनोट करते हैं। और जो आपकी प्रतिबिंब बनती है उसको h2 से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब होता है फिर फॉर्मूला आपका बनता है h2 अपॉन में h1। और स्टूडेंट्स प्रतिबिंब की जो लंबाई है यानी कि इमेज से संबंध होता है आपके v का, तो इसलिए v भी रखते हैं, और वस्तु से संबंध होते हैं आपके u का, तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर v अपॉन u भी दिख जाए। तो ध्यान रखेंगे कि रेखीय आवर्धन तो हम उसको कहते हैं जिसमें प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि इमेज की लंबाई, तो इमेज की लंबाई के लिए हम इसे I से डिनोट करते हैं, और वस्तु की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई के लिए हम इसे O से डिनोट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको रेखीय आवर्धन का डायरेक्ट फॉर्मूला मिले m इक्वल टू I अपॉन O, या फॉर्मूला मिले m इक्वल टू h2 अपॉन h1, या आपको फॉर्मूला मिले m इक्वल टू v अपॉन u। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपको इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से पता होना चाहिए। सीधा सीधा रेखीय आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन, और इसको m से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि रेखीय आवर्धन के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका रेखीय आवर्धन होता है m, इसके दो पॉइंट्स बनते हैं। यदि मान लीजिए कि आपके पास जो m है इसका मान अगर धनात्मक आता है यानी पॉजिटिव आता है, तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो आभासी बनेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब जो इमेज आप देखेंगे उसको आभास करेंगे यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा अगर आपका m का मान प्लस आता है यानी कि धनात्मक आता है। लेकिन अगर दूसरे केस में मैं बात करूं तो दूसरा केस है m इक्वल टू ऋणात्मक। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा वास्तविक। तो ध्यान रखेंगे कि m का मान धनात्मक हुआ तो आभासी बनेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर m का मान ऋणात्मक आया तो वो बनाएगा वास्तविक। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, रेखीय आवर्धन से क्वेश्चंस बन सकता है। हो सकता है कि सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए रेखीय आवर्धन का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे m इक्वल टू होता है I अपॉन O। अगर ऑप्शन में h2 अपॉन h1 है तो आप उसके साथ जाएंगे, और अगर v अपॉन u है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इन तीनों ही फॉर्मूले से हम रेखीय आवर्धन को डिनोट करते हैं, और डिपेंड करता है कि आभासी और वास्तविक जो प्रतिबिंब कब बनते हैं। तो अगर m का मान धनात्मक हुआ तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और अगर m का मान ऋणात्मक हुआ तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। उम्मीद करता हूं कि रेखीय आवर्धन से रिलेटेड इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट आपका जो स्टूडेंट्स वो है दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष से संबंधित। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लेंस के बारे में, लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दृष्टि दोष, यानी कि कौन से दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स दृष्टि दोष जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं विजुअल इंपेयरमेंट्स, तो
तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स क्या होता है इसको पहले समझेंगे। तो स्टूडेंट्स विजुअल इम्पेयरमेंट्स का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज को देखने में जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपकी दृष्टि में कोई जब दोष आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि दृष्टि दोष 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष, यानी जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मायोपिया। इसी तरीके से जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका दूरदृष्टि दोष, जिसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा जो टाइप होता है स्टूडेंट्स उसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसे हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही टाइप से आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए दृष्टि दोष को जानना जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, यानी प्रेसबायोपिया। तो अब हम चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि निकट दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं, कब होता है, किस कारण से होता है और इसके उपचार के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है निकट दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है आपका मायोपिया। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आपका है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। तो मायोपिया के क्या लक्षण होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो आप बताएंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। देखिए शब्द से आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट से संबंधित दृष्टि दोष, लेकिन यहाँ पर निकट की वस्तु तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कारण क्या है, तो इसके जो लक्षण है कि इसमें निकट की चीजें तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, इसको कर लीजिएगा नहीं, कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में शब्दों में थोड़ा सा चेंजेस है स्टूडेंट्स। निकट दृष्टि दोष नॉर्मली इंसान समझता है कि निकट की चीजों में जो है उससे प्रॉब्लम होती है, यानी कि निकट की दृष्टि उसकी कमजोर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निकट दृष्टि दोष में आपकी निकट की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके क्या कारण है, क्यों आपके साथ ऐसा होता है, तो आप बताएंगे कि लेंस की जो क्षमता है वह गोलाई है उसका बढ़ना, मतलब लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, आपकी जो लेंस है उसकी क्षमता का बढ़ जाना या फिर उसकी जो गोलाई है उसका बढ़ना। अगर आपकी लेंस की क्षमता यानी कि गोलाई अगर बढ़ जाएंगे तो आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि अगर आपकी गोलाई बढ़ जाता है तो आपकी जो फोकस दूरी होता है स्टूडेंट्स वो घट जाता है। अभी आपने पढ़ा होगा फोकस दूरी के बारे में, जो मैंने लेंस के सूत्र में बताया है। तो फोकस दूरी का मतलब ये है कि अगर आपकी लेंस की क्षमता या गोलाई बढ़ जाती है तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है। मतलब फोकस दूरी जब घट जाएगा तो निकट की चीज़ों को तो आप देख पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें दूर रखी हुई है वो आप सही से नहीं देख पाएंगे, और इस कंडीशंस को ही हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके पीछे कारण क्या होता है स्टूडेंट, तो इसके पीछे का कारण ये है प्रतिबिंब, यानी कि जो इमेज आपका बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। यानी कि रेटिना के आगे बन जाना, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब आपके रेटिना पे अगर बनता है तो आपको चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन अगर प्रतिबिंब आपके रेटिना से पहले बन जाता है तो फिर आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और इसका सीधा सीधा कारण है कि फोकस दूरी आपका घट गया, इसीलिए जो प्रतिबिंब आपका बना वो रेटिना से आगे बन गया, तो इसका मतलब आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो उम्मीद करता हूं कि निकट दृष्टि दोष के लक्षण और कारण को आप जान पाए हैं। इसके अंतर्गत अगर आपसे उपचार की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके उपचार की, तो अगर आपसे उपचार की बात की जाए तो आप बताएंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको निकट संबंधित दोष है यानी निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स एक कोड वर्ड आप याद रख सकते हैं, यानी कि कोड वर्ड आपका है स्टूडेंट्स अनिल। अ फॉर होता है आपका अवतल, नी फॉर होता है निकट दृष्टि दोष, और ले फॉर होता है लेंस। तो आप ध्यान रखेंगे अनिल, यानी अनिल इस नाम को अगर आप ध्यान रखते हैं तो अब अवतल और उत्तल में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अवतल और उत्तल जब आप एक ही तरीके की दो चीजें पढ़ते हैं तो उसमें आपका कंफ्यूजन होता है कि कौन सा किस में आएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन। हालांकि आप पढ़ कर जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो आपको चीजें समझ आ जाते हैं, लेकिन जब आप बहुत दिनों बाद उसको देखते हैं
या एग्जाम्स में देखते हैं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। अगर कोई भी एक ही चीज होता है तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन अगर सेम टाइप की दो अलग अलग चीजें होते हैं तो उसमें आपके कंफ्यूजन बनते हैं। अब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यानी दो चीजें हैं और दोनों के लिए अलग अलग लेंस का यूज होता है, तो इसलिए बच्चों में कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन की वजह से ही एग्जामिनर दोनों ही लेंस को सामने रखता है, यानी दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस को वो साथ रखता है ताकि बच्चा कंफ्यूजन में क्वेश्चंस गलत करे। तो इस कंडीशंस को ध्यान में रखने के लिए आपको ये कोडवर्ड ध्यान रखना होगा। अगर आप इस कोडवर्ड को ध्यान रखते हैं, अगर आप इस नाम को ध्यान रखते हैं अनिल, तो अनिल नाम से आप फिर आपके जो कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर सकते हैं। अनिल यानी अनिल जो शब्द है उसमें तीन वर्ण आते हैं, जिसमें अ फॉर होता है अवतल, न फॉर होता है निकट दृष्टि दोष और ल फॉर होता है लेंस। तो अगर आपको कभी भी निकट दृष्टि दोष हो तो उससे रिलेटेड आप जो लेंस का उपयोग करते हैं वो करते हैं आप अवतल लेंस का। तो ध्यान रखेंगे कि आप निकट दृष्टि दोष लेंस में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसके लिए इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखेंगे अनिल, तो आपका कंफ्यूजन पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि निकट दृष्टि दोष के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है स्टूडेंट्स वो है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया हम किसको कहते हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष हम किसको कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो सबसे पहले आता है आपका लक्षण, यानी दूर दृष्टि दोष के क्या लक्षण होते हैं। तो आप बताएंगे कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि आपने निकट दृष्टि दोष लेंस में पढ़ा है कि निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसी तरीके से दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसका मतलब फिर इसका दूसरा लक्षण होगा कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपका नहीं आ जाएगा। तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कहने का मतलब अगर आप दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो आप सीधा सीधा मतलब ध्यान रखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है बट निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और अगर इसके कारण की हम बात करें तो इसका कारण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है लेंस की क्षमता व गोलाई घट जाना, यानी घटना। आपने इससे पहले निकट दृष्टि दोष में पढ़ा है कि लेंस की क्षमता व गोलाई का बढ़ना, यहाँ पर हो जाता है लेंस की क्षमता का घट जाना या उसकी गोलाई का घटना। ठीक, इसके अंतर्गत क्या कंडीशंस बनते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी गोलाई घट जाती है या लेंस की क्षमता पावर घट जाती है तो इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर फोकस दूरी बढ़ गया तो सीधा सीधा प्रतिबिंब जो आप देखेंगे, यानी जो आप इमेज देखेंगे वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बन जाता है और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, यानी रेटिना पर नहीं बनता है। और अगर रेटिना पर नहीं बनता है तो इसका मतलब आपको इससे संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रतिबिंब आपका हमेशा रेटिना पर ही बनता है। अगर आगे बनता है या पीछे बनता है तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दोष है। तो अगर आगे बनता है तो आप बताएंगे कि उसमें आपको निकट दृष्टि दोष है, यानी कि उसके लिए आपको अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। और अगर आपके रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब तो आपको पता है कि फिर यहाँ पर आपको जो है इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए जो आप उपचार करते हैं वो किसका करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए भी स्टूडेंट्स आप ये कोडवर्ड याद रख सकते हैं, उदय, यानी उदय, उ फॉर होता है उत्तल और द फॉर होता है दूर दृष्टि दोष लेंस। तो ध्यान रखेंगे अगर अनिल नाम आप ध्यान रखते हैं तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अगर उदय नाम ध्यान रखते हैं तो दूर दृष्टि दोष के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही नाम स्टूडेंट्स आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और निकट दृष्टि दोष के लक्षण, कारण, प्रतिबिंब और इसका जो उपचार है उसको भी समझ पाए, और दूर दृष्टि दोष के लक्षण, कारण, प्रतिबिंब और इसके उपचार को भी समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट, और जो तीसरा जो आपका दोष होता है जिसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो जरा दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं, प्रेस बायोपिया हम किसे कहते हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपसे जरा दृष्टि दोष के लक्षण की बात करें तो आप बताएंगे कि इसमें वस्तु ना तो पास की वस्तु को देख पाता है और ना ही दूर की वस्तु को देख पाता है, यानी कि
जो जरा दृष्टि दोष होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ना तो पास की वस्तुओं को आप देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तु को आप देख पाते हैं। यानी कि ना तो आपको पास की चीज़ें दिखाई देंगी और ना ही दूर की चीज़ें। अगर आपको दोनों ही दोष है, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, तो आपको फिर उस दोष को कहते हैं प्रेस बायोपी यानी कि जरा दृष्टि दोष। अब इसके लक्षण तो आपको पता चल चुके हैं, तो इसका मतलब इसके अगर लक्षण ये है तो इसके कारण और प्रतिबिंब इसका किस तरीके से बनेगा वो आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ इसके उपचार की, तो उपचार में स्टूडेंट्स इसमें उत्तल प्लस अवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस का भी प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में आपका उत्तल लेंस भी लगा हुआ मिलेगा और अवतल लेंस भी लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि उत्तल लेंस उसकी दूर दृष्टि दोष को समाप्त करेंगे और अवतल लेंस उसकी निकट दृष्टि दोष को समाप्त करेंगे। उससे दोनों ही दोष है, इसके लिए उसे इस बीमारी को कहते हैं हम जरा दृष्टि दोष, और इसके लिए उसे दोनों ही लेंसों का ही प्रयोग करना होगा। उम्मीद करता हूं कि दृष्टि दोष और लेंस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वो सभी पॉइंट्स आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे और लाइट टॉपिक आपका यहाँ पर हो जाता है समाप्त। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइट टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को, उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं और सुपर टेट में किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन सभी की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।